हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत 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 अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग ईवीएस को कवर करेंगे और ये आपका सीटेट के लिए और आपका एमपीटेट वर्ग 3 दोनों के लिए काम आने वाला है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सीटेट का आप पहला यूनिट देखेंगे तो यहाँ पे परिवार और मित्र दिया हुआ है, ईवीएस पर्यावरण का। ठीक है, तो आज हम लोग पहला टॉपिक को कवर करेंगे, ईवीएस और परिवार और मित्र। ईवीएस का टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आज का हमारा टॉपिक है परिवार और मित्र, यानी फैमिली एंड फ्रेंड्स। फैमिली और फ्रेंड्स क्या है? फैमिली एंड फ्रेंड्स के बारे में हम लोग देखेंगे, जो कि आपको पता है आपका पहला ही चैप्टर सीटेट का आप देखेंगे, वहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, इस तरीके से पूरी फैमिली होती है, जो कि आपका एक जैसे कि कोई भी एक मेंबर हो गया और उसके कई सारे रिलेशंस हो गए, तो ये हमारी क्या होती है? फैमिली होती है। ओके, आगे हम लोग बात करते हैं इसका अर्थ क्या है, क्योंकि आपको समझना है। इसका अर्थ जो है, परिवार और मित्र पर्यावरण अध्ययन का पहला और महत्वपूर्ण विषय है। बच्चा अपने जीवन की प्रारंभिक शिक्षा परिवार, मित्र तथा अपने आसपास के वातावरण से प्राप्त करता है। परिवार और मित्र के साथ रहते हुए बच्चा प्रेम, सहयोग, अनुशासन, जिम्मेदारी तथा सामाजिक व्यवहार को क्या करता है? सीखता है। यानी ये साथ रहते रहते ये सारी चीज़ों को सीखता है। फिर सरल भाषा में, अगर इसको और सरल भाषा में समझा जाए तो बच्चे का पहला विद्यालय क्या होता है? उसका परिवार ही होता है। परिवार और मित्र ही बच्चे को बोलना, व्यवहार करना, मिलजुल कर रहना, दूसरों का सम्मान करना सिखाते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर देखा जाए तो एक बच्चा अपने माता पिता से बोलना सीखता है, दादा दादी से अच्छे संस्कार सीखता है तथा अपने मित्रों के साथ खेलकर सहयोग और अनुशासन सीखता है। ठीक है, इस तरीके से ये बहुत सारी चीज़ों को आपस में सीखते हैं। फिर परीक्षा के महत्वपूर्ण पहलू को, यानी सीटेट के एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो आप देखिए, सीटेट में परिवार और मित्र से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रश्न डायरेक्टली पूछे जाते हैं। किस तरीके से? डायरेक्टली, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। परिवार का महत्व क्या है, परिवार के सदस्य के बारे में, उनका संबंध कैसा है, कार्य और खेल क्या है, मित्रता, सहयोग, सहभागिता, ये सारी चीज़ें जो हैं पूछी जाती हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि इन विषयों पर कॉन्सेप्ट बेस्ड पेडागोजी भी आधारित है। कॉन्सेप्ट यानी पेडागोजी जब आप ईवीएस की पढ़ेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि ये पूरा जो है इसी तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर परिवार के बारे में बात करें तो परिवार जो है, आपको पता है कि परिवार उन लोगों का समूह है जो एक दूसरे से रिश्ते के माध्यम से जुड़े होते हैं तथा प्रेम, सहयोग और जिम्मेदारी के साथ रहते हैं। परिवार बच्चे के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक और भावनात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चाहे वो शारीरिक रूप से, भाई अगर फैमिली है तो बच्चे की ग्रोथ बहुत अच्छी तरीके से होगी, चाहे वो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से या फिर सामाजिक रूप से, हर तरीके से। ठीक है, और अगर इसको और ज़्यादा सरल शब्दों में अगर देखा जाए तो जिस घर में हम अपने माता पिता, भाई बहन, दादा दादी या अन्य सदस्यों के साथ रहते हैं उसे फैमिली कहते हैं। ठीक है, हम कोई भी छोटा बच्चा अगर वो परिवार के साथ रह रहा है तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो सीखता है। उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए तो एक परिवार में माता पिता बच्चों की देखभाल करते हैं, दादा दादी अपने अनुभव बताते हैं तथा भाई बहन एक दूसरे की क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। तो इससे बच्चे की ग्रोथ और ज़्यादा आती है, वो उसकी समझ और ज़्यादा विकसित होती है। परिवार का महत्व क्या है? ठीक है, परिवार बच्चे को सुरक्षा प्रदान करता है, परिवार अच्छे संस्कार देता है, परिवार में बच्चा भाषा और व्यवहार सीखता है, परिवार सहयोग एवं जिम्मेदारी की भावना क्या करता है? विकसित करता है। परिवार बच्चे के सर्वांगीण विकास में क्या करता है? हेल्प करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बात करें शिक्षक के लिए महत्व। शिक्षक के लिए क्या महत्व है? तो एक प्रभावी शिक्षक, यानी सभी बच्चे के परिवार का सम्मान करना जो है एक टीचर के लिए महत्वपूर्ण होता है। किसी भी परिवार की तुलना दूसरे परिवार से बिल्कुल नहीं की जा सकती है। बच्चों के अनुभव को सीखने का आधार बनाता है। परिवार से जुड़े उदाहरण द्वारा विषय को सरल बनाता है, यानी कि एक टीचर है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। फिर फैक्ट की बात करें तो परिवार बच्चे की पहली, यानी कि जो फैमिली होती बच्चे की पहली पाठशाला होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि बच्चे का पहला स्कूल किसे कहा जाता है? तो फैमिली को, यानी परिवार को कहा जाता है। किसको कहते हैं? फैमिली या फिर परिवार। ठीक है, फिर अन्य बात करें, परिवार बच्चों के समाजीकरण का भी पहले, ये 3 पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तीनों पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला, परिवार बच्चे की पाठशाला माना गया है। परिवार बच्चे के समाजीकरण का पहला माध्यम है।
परिवार बच्चों के व्यक्तिगत निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, तो हमेशा जो बच्चा होता है उसका पहला स्कूल या पहली पाठशाला फैमिली को ही माना जाता है, और समाजीकरण का पहला माध्यम भी परिवार ही है। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रिक से आप कैसे याद रखेंगे कि फैमिली है, फैमिली कैसे बनी। फर्स्ट स्कूल, बच्चे की फर्स्ट स्कूल फैमिली कहलाएगी, फर्स्ट लव फैमिली कहलाएगी, फर्स्ट केयर फैमिली कहलाएगी, और वैल्यूज़ यानी कि जो फैमिली है वह आप देखेंगे फर्स्ट स्कूल है, वहीं से उसको प्यार मिलता है, वहीं से उसको केयर मिलती है, वहीं से उसकी वैल्यूज़ भी मिलती हैं। ठीक है, ये ट्रिक्स आपको याद रखना है। यदि प्रश्न में लिखा हो कि बच्चा सबसे पहले सामाजिक व्यवहार कहाँ से सीखता है, या बच्चे की प्रथम पाठशाला किसे कहा गया है, तो आपको क्या उत्तर देना है? आपको उत्तर देना है फैमिली, परिवार। ठीक है ना, कहाँ से? परिवार, जो कि क्वेश्चन पूछा ही जाता है सीटेट में हमेशा। चलिए वन लाइनर कुछ और फैक्ट्स को देख लेते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम ओरिएंटेड। परिवार बच्चे की पहली पाठशाला है। परिवार बच्चे को प्रेम, सुरक्षा, संस्कार देता है। परिवार सामाजिकरण का पहला माध्यम है। परिवार बच्चे के सर्वांगीण विकास में क्या करता है? हेल्प करता है। ठीक है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अब मित्र क्या है? मित्र जो फ्रेंड्स होते हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा आपको पता है। फ्रेंड्स, मित्र वे होते हैं जिनके साथ बच्चा खेलता है, पढ़ता है, अपने विचार को साझा करता है तथा जीवन के अनेक अनुभव प्राप्त करता है। मित्र बच्चे के सामाजिक भावनात्मक विकास के महत्वपूर्ण क्या करते हैं? भूमिका को भी निभाते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक दूसरे की हेल्प करते हैं। और सरल भाषा में अगर देखा जाए तो जिन बच्चों के साथ हम खेलते हैं, पढ़ते हैं, बातें करते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं, वो सब क्या कहलाते हैं? वो सब मित्र कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर आप देखेंगे जैसे कि बहुत सारे बच्चे हैं, राहुल विद्यालय में अपने मित्र के साथ क्या करता है? पढ़ता है, खेलता है और समूह में गतिविधि करता है। यदि उसे कोई प्रश्न समझ में नहीं आता है तो उसका मित्र उसकी सहायता करता है। यह सच्ची मित्रता का उदाहरण है। मतलब जब बच्चा के अंदर इम्प्रूवमेंट हो रहा है तो वो क्या करते हैं? एक दूसरे से हेल्प लेते हैं। मित्रता का संबंध की अगर बात किया जाए, मित्र बच्चे को अनेक महत्वपूर्ण गुण सिखाते हैं, जैसे सहयोग करना, मिलजुल के रहना, दूसरों का सम्मान करना, अपनी बातें सही ढंग से रखना, दूसरों की बात सुनना, जिम्मेदारी निभाना, कठिन समय में क्या करना? सहायता करना। ये सभी क्या है? एक महत्व होता है। ये सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है एक फ्रेंड्स की। ठीक है, और इससे बच्चे के अंदर भी ग्रोथ होता है। और अच्छे मित्र की क्या क्या इस तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे, अभी आपको बताएंगे कि सीटेट में किस तरीके से प्रश्न पूछे गए हैं। तो सहयोग करना, मिलजुल के रहना, दूसरों का सम्मान करना, अपनी बात सही ढंग से रखना, ये सब क्या है? क्वालिटीज़ है। कुछ और विशेषताएं कि जो मित्र होता है वो हमेशा ईमानदार होना चाहिए, सहयोगी होना चाहिए, सभी का सम्मान होना चाहिए, झूठ बिल्कुल ना बोलता हो, आवश्यकता पड़ने पर हेल्प करे और अच्छी आदतों के लिए क्या करे? प्रेरित करे। ठीक है, ये नहीं कि गलत संगत में उसको लेके जाए। तो मित्र आपको समझ में। अब क्लासरूम के उदाहरण यहाँ पे दिया गया है। यदि शिक्षक बच्चे को समूह में चार्ट बनाने का कार्य देता है और सभी बच्चे मिलकर कार्य पूरा करते हैं तो इससे सहयोग, सहभागिता तथा मित्रता की भावना विकसित होती है। ठीक है, क्योंकि शिक्षक के लिए क्या महत्व है? शिक्षक, एक प्रभावी शिक्षक कैसा होना चाहिए? बच्चों को समूह में कार्य करने का अवसर दे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमेशा आपको यहाँ पे निगेटिव चीज़ें बिल्कुल नहीं नोटिस करनी है, निगेटिव चीज़ें बिल्कुल नोटिस नहीं करनी है। हमेशा वो समूह में कार्य करने का अवसर दे, सभी बच्चे को समान महत्व दे, सहयोग और मित्रता की भावना विकसित हो, किसी भी बच्चे के साथ भेदभाव बिल्कुल नहीं करता हो और बच्चों को एक दूसरे की सहायता करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। ठीक है, एक टीचर की क्वालिटी ही यही होनी चाहिए कि ग्रुप में उनको कार्य करने का अवसर दे, बच्चों का समान सभी को इक्वालिटी दे, सहयोग और मित्रता की भावना विकसित करे, किसी भी बच्चे के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, बच्चे को एक दूसरे की सहायता करने के लिए भी प्रेरित करे। ठीक है, परीक्षा में महत्व की बात करें अगर, तो महत्व देखेंगे कि मित्र जो होते हैं, मित्रता से जुड़े बहुत प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि यह जो है बच्चे के अंदर एक सामाजिक विकास परीक्षा में महत्व है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जब मित्र होते हैं तो उनका एक बच्चे का सामाजिक विकास, सहयोग, समूह में कार्य करने की कैपेसिटी, बाल केंद्रित शिक्षण से भी प्रश्न पूछे जाते हैं इस तरीके से, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यानी कि सहयोग करना यानी कॉरपोरेशन, एक दूसरे की हेल्प करना, ये फ्रेंड से ही सीखते हैं।
ठीक है। ग्रुप में काम करना फ्रेंड से सीखा जाता है, सहभागिता, एक दूसरे की हेल्प करना, सामाजिक यानी कि सोशल डेवलपमेंट भी यहीं से आता है। अब कुछ फैक्ट्स की अगर बात किया जाए तो मित्र सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। समूह में सीखना अधिक प्रभावी होता है। सहयोग की भावना बच्चों के व्यक्तिगत विकास में क्या करती है, हेल्प करती है। ठीक है। तो जो फ्रेंड्स होते हैं वो क्या करते हैं, वह हेल्प करेंगे तो बच्चे सीखेंगे, फिर एक दूसरे से शेयर करेंगे चीज़ों को, एक दूसरे की केयर करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, तो क्या होते हैं, वो फ्रेंड्स होते हैं। ठीक है। बहुत बेसिक है ये, बहुत बेसिक है, लेकिन पूछा जाता है। यदि प्रश्न में लिखा हो, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, देखिए इस तरीके से आपसे क्वेश्चन बनते हैं। बच्चा अपने साथियों के साथ मिलकर कार्य करना सीखता है। बच्चा जो है अपने साथियों के साथ मिलकर कार्य करना सीखता है, या समूह में कार्य करने से सहयोग की भावना विकसित होती है। तो यह किसका उदाहरण है, इस तरीके से पूछता है। यानी कि ये देखिए, बच्चा जो है अपने साथियों के साथ मिलकर काम भी कर सीख रहा है, और समूह में कार्य यानी ग्रुप में कार्य करने की भावना उसके अंदर है। यानी कि किसका एग्जाम्पल है, मित्रता और सामाजिक विकास का। सामाजिक विकास हो रहा है, और ये फ्रेंड्स एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, ग्रुप में काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से प्रश्न बनते हैं। कुछ अन्य वन लाइनर फैक्ट्स को देखिए। मित्र सामाजिक विकास में हेल्प करता है। अच्छे मित्र एक दूसरे की सहायता करते हैं। समूह कार्य से सहयोग की भावना विकसित होती है। मित्रता से जिम्मेदारी और सम्मान की भावना क्या होती है, विकसित होती है। ठीक है। चलिए, तो ये हमने समझा। अब हम लोग बात करते हैं संबंध, रिलेशनशिप क्या होता है। रिलेशनशिप जो कि काफ़ी इजी है। संबंध का अर्थ दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच प्रेम, विश्वास, सहयोग, अपनापन का बंधन है। यानी कि हेल्प करना, रिलेशनशिप में एक दूसरे की हेल्प करना, विश्वास, सहयोग, ये सारी चीज़ें होती है। प्रत्येक व्यक्ति अपने परिवार में, समाज के अन्य लोगों से किसी न किसी रिलेशन से जुड़ा ही हुआ होता है। ठीक है। अगर और भी सरल शब्दों में इसको समझने का प्रयास करें तो हम जिन लोगों के साथ रहते हैं और जिनसे हमारा रिश्ता होता है उन्हें संबंध कहते हैं। ठीक है। उदाहरण के तौर पर एक बच्चा अपनी माँ से स्नेह, पिता से मार्गदर्शन, दादा दादी से अनुभव, भाई बहन से सहयोग और सभी अलग अलग प्रकार से चीज़ों को सीखता है, तो वो रिलेशन के द्वारा ही होता है। इसका महत्व क्या है, महत्व समझना, क्योंकि यही से प्रश्न बनते हैं। अच्छे संबंध व्यक्ति के जीवन को सुखद और सुरक्षित बनाते हैं। अच्छे संबंध में प्रेम, स्नेह मिलता है, सहयोग की भावना विकसित होती है, सुरक्षा की भावना उत्पन्न होती है, सम्मान करना सीखते हैं, जिम्मेदारियों का विकास होता है। ठीक है। परिवार में संबंधों की अगर बात किया जाए तो परिवार में प्रत्येक सदस्य का अपना विशेष स्थान होता है। परिवार में प्रत्येक सदस्य का अपना विशेष स्थान होता है। माता बच्चों की देखभाल करती है, पिता परिवार की आवश्यकता को पूरा करता है, दादा दादी अपने अनुभव को साझा करते हैं, और भाई बहन एक दूसरे की सहायता करते हैं। ठीक है। समाज में अगर संबंध की बात किया जाए तो आप देखेंगे, यहाँ पे पाएंगे कि परिवार के अलावा हमारे संबंध अनेक लोगों से होते हैं, जैसे शिक्षक, मित्र, पड़ोसी, डॉक्टर, दुकानदार। तो यहाँ पे भी उनका सामाजिक डेवलपमेंट तो बच्चे का होता ही है। ठीक है। तो ये अच्छा रिलेशनशिप माना गया है। शिक्षक के लिए अगर महत्व की बात की जाए, शिक्षक के लिए क्या महत्व है, एक प्रभावी शिक्षक सभी बच्चों के साथ समान व्यवहार करता है, बच्चों में सहयोग की भावना विकसित होती है, समूह गतिविधियों को बढ़ावा देता है। एक टीचर की क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, तो सभी बच्चों के साथ समान व्यवहार करना, बच्चों के सहयोग की भावना विकसित करना, ग्रुप में गतिविधियों को बढ़ाना, एक दूसरे का सम्मान करना सिखाता है, और स्वस्थ और सकारात्मक संबंध बनाने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है। ठीक है। अब बात करते हैं परीक्षा में इसका क्या क्या महत्व है। परीक्षा में महत्व की अगर बात की जाए तो इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है। सहयोग, सम्मान, सहभागिता और सामाजिक कॉर्पोरेशन, ये जो 4 पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। सहयोग कर रहा है बच्चा, एक दूसरे को सम्मान कर रहा है, सहभागिता है यानी कॉर्पोरेशन है, और सामाजिक डेवलपमेंट हो रहा है यानी सामाजिक विकास हो रहा है। कुछ अन्य फैक्ट की अगर बात करें तो अच्छे संबंध सामाजिक विकास का ही आधार है। अगर बच्चे का अंदर संबंध अच्छे हैं तो इसका मतलब सामाजिक विकास हो रहा है। परिवार बच्चे को संबंध की पहली शिक्षा देता है। सहयोग और सम्मान अच्छे संबंधों की पहचान मानी गई है। ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रिलेशनशिप में भी वही सारी चीज़ें होगी, रिस्पेक्ट, लव, कॉर्पोरेशन और ट्रस्ट। प्रश्न कैसे पूछा जाता है, प्रश्न बताते हैं।
तो यदि प्रश्न में लिखा हो बच्चा अपने परिवार और मित्रों के साथ रहकर सहयोग और सम्मान करना सीखता है, तो उत्तर क्या होगा? संबंधों का उसका कौन सा विकास हो रहा है? उसके संबंधों का यानी रिलेशनशिप का डेवलपमेंट हो रहा है। यदि बच्चा अपने परिवार के साथ या मित्रों के साथ रहकर सहयोग या सम्मान करना सीखता है, तो उसके अंदर कौन सा विकास हो रहा है? संबंधों का विकास। ठीक है ना। चलिए कुछ वन लाइनर फैक्ट को फिर से देख लेते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। संबंध प्रेम और विश्वास पर आधारित होता है। परिवार संबंधों की पहली सीख देता है। अच्छे संबंध से सहयोग और सम्मान की भावना विकसित होती है। सामाजिक विकास में संबंधों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक बातें समझ में आ गई होगी। अब वर्क एंड प्ले क्या है? कार्य और खेल। ये पूरा जो टॉपिक है ना आपका परिवार फैमिली वाला ही है। ठीक है, मित्र और परिवार। तो वर्क और खेल। कार्य खेल बच्चे के जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्य करने से बच्चा जिम्मेदारी, अनुशासन, आत्मनिर्भर सीखता है, जबकि खेल के माध्यम से उसका शारीरिक, मानसिक और सामाजिक भावनात्मक विकास होता है। इसलिए खेल जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सरल भाषा में अगर बात किया जाए तो हम जो काम अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं, निभाने के लिए करते हैं, उसे कार्य कहते हैं। और जो गतिविधियां आनंद एवं सीखने के लिए करते हैं उन्हें स्पोर्ट्स या खेल कहा जाता है। मतलब जो हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाते हैं वो वर्क है, और जो अपने इंजॉयमेंट के लिए करते हैं वो गेम्स होते हैं। ठीक है, एक बच्चा विद्यालय में पढ़ाई भी करता है, अपने घर के माता पिता की छोटी छोटी कार्यों में हेल्प करता है। ठीक है, तो उसका तो एक सामाजिक डेवलपमेंट भी हो रहा है, शारीरिक डेवलपमेंट भी होगा अगर वो स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट निभाता है, मित्रों के साथ खेलता भी है, और दोनों उसके विकास में सहायक होते हैं। ये सभी डेवलपमेंट उसके इम्पॉर्टेंट है। अब हम बात करें कार्य यानी वर्क की बात करें। कार्य वह गतिविधि है जिसे किसी उद्देश्य या जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए किया जाता है। बच्चों के दैनिक कार्य जैसे विद्यालय जाना, पढ़ाई करना, अपना बैग व्यवस्थित करना, पौधों में पानी देना, घर के छोटे छोटे कार्यों में हेल्प करना। तो यहाँ पे बच्चों के दैनिक कार्य यानी विद्यालय जाना, पढ़ाई करना, बैग को व्यवस्थित करना, पौधों में पानी देना, ये सब क्या है? ये सब दैनिक कार्य हैं बच्चों के। तो ये सब बच्चे का शारीरिक, मानसिक सभी प्रकार से डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, कार्य का महत्व क्या होता है? क्योंकि एक बच्चा, जो छोटा बच्चा है, उसके अंदर एक जिम्मेदारी विकसित होती है, जिम्मेदारी की भावना का विकास होता है, आत्मनिर्भरता बढ़ती है, अनुशासन का विकास होता है, समय पर सही उपयोग करना वो सीखते हैं, परिवार के प्रति सहयोग की भावना का भी विकास होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है होती है। फिर बात करें प्ले यानी खेल। खेल यानी प्ले का मतलब क्या होता है? खेल ऐसी गतिविधि है जिसे बच्चे आनंद, मनोरंजन, सीखने के लिए करते हैं। खेल बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका माना गया है। ठीक है, और अगर और सरल शब्दों में देखा जाए तो खेलते समय बच्चा केवल मनोरंजन नहीं करता बल्कि नई नई बातें भी सीखता है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर कबड्डी, खो खो, क्रिकेट, फुटबॉल, रस्सी कूद, लुका छिपी जैसे खेल बच्चों के शारीरिक और सामाजिक विकास में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। तो ये बहुत सारे, क्योंकि यहाँ पे अगर बच्चा स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, स्पोर्ट्स खेल रहा है, तो उसका शारीरिक विकास बहुत तेज़ी से होता है, और ये शारीरिक विकास में बहुत हेल्प करता है। खेल का महत्व क्या होता है? अगर बच्चे स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखते, खेलते हैं, तो उनका शारीरिक विकास भी होगा, मानसिक विकास होगा, सहयोग की भावना का भी विकास होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, नेतृत्व क्षमता का विकास होता है, और नियमों का पालन करना भी ये सीखते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से ये काम करता है। फिर बात करें उदाहरण के तौर पर कक्षा। उदाहरण जैसे यदि शिक्षक, मान लीजिए एक टीचर है और वह गणित या ईवीएस किसी विषय को खेल यानी स्पोर्ट्स गतिविधि करा करके सिखा रहा है या फिर पढ़ा रहा है, तो बच्चा अधिक से अधिक रुचि के साथ वो खेलता है, सीखता है, विषय को लंबे समय तक जो है वो याद भी रख पाता है। तो क्यों होता है? ये होता है बच्चों के इंटरेस्ट के लिए, और यानी उसके अंदर जो है एक शारीरिक विकास, मानसिक विकास सभी प्रकार से होगा। तो एक प्रभावी शिक्षक को क्या करना चाहिए? पढ़ाई के साथ साथ खेल आधारित गतिविधियों का उपयोग कराना चाहिए। यानी कि जब बच्चा जो है, अगर हम सिर्फ ये नहीं कि बस किताबी कीड़ा बना के रखें बच्चों को, किताबी कीड़ा नहीं बनाना है। ठीक है, तो पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स में भी उनका इंटरेस्ट होना चाहिए। सभी बच्चे को खेल में भाग लेने का अवसर देना चाहिए। बच्चों में सहयोग एवं टीम वर्क की भावना का विकास होना चाहिए। ठीक है, और खेल को सीखने का माध्यम भी होना चाहिए। फिर परीक्षा में अगर महत्व की बात की जाए तो यहाँ पे आप देखेंगे सीटेट
में कार्य और खेल से प्रश्न मुख्यतः प्ले वे मेथड, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग या चाइल्ड सेंटर लर्निंग पर ही पूछे जाते हैं। इसीलिए आपको खेल द्वारा सीखना, सहयोग करना, समूह ग्रुप में बच्चों को काम कराना, अनुभव आधारित अधिगम कराना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग अन्य फैक्ट को अगर हम लोग देखें तो आप देखेंगे कि यहाँ पे खेल बच्चों के सीखने का प्रभावी माध्यम है। खेल बच्चों के सर्वांगीण विकास में क्या करता है, हेल्प करता है। कार्य बच्चों में जिम्मेदारी की भावना का विकास करता है। यानी खेल खेल में बच्चा बहुत आगे तक सीख सकता है और यहाँ पे उसका सोशल डेवलपमेंट, शारीरिक डेवलपमेंट दोनों एक साथ होता है। ठीक है, और संज्ञानात्मक तो होता ही है। तो ये जो है आप याद रख सकते हैं, प्ले से प्ले खेलेंगे तो सीखेंगे, लर्न करेंगे, उनके अंदर एक्टिविटीज़ आएगी, यंग माइंड का डेवलप होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिए अब हम लोग प्रश्न, किस तरीके से प्रश्न पूछता है, तो प्रश्न की अगर बात किया जाए तो बच्चे खेलते खेलते नई बातें सीखते हैं। शिक्षक खेल के माध्यम से पढ़ाई करवाता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे आप देखिए कि बच्चे किस किस तरीके से बच्चे खेल खेल में नई बातें सीखते हैं। शिक्षक खेल के माध्यम से पढ़ाई करवाता है। खेल तो कौन सा अधिगम कहलाएगा, खेल आधारित अधिगम। यानी अगर बच्चे को खेल खेल में पढ़ाई कराई जा रही है तो कौन सा अधिगम कहलाएगा, खेल आधारित अधिगम, जिसको कहा जाएगा प्ले वे लर्निंग। ठीक है, खेल खेल में पढ़ाना। और कुछ वन लाइनर फैक्ट को देख लेते हैं। कार्य जिम्मेदारियों की भावना का विकास करता है। खेल सीखने का प्रभावी माध्यम है। खेल बच्चों के सर्वांगीण विकास में हेल्प करता है। कार्य और खेल दोनों बच्चों के विकास के लिए आवश्यक माने गए हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग थोड़ा सा और चीज़ों को देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए आप, एनिमल यानी पशु, पशु हमारे पर्यावरण का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। वे प्राकृतिक और संतुलित बनाए रखने में सहायता करता है तथा मानव जीवन के लिए अनेक प्रकार से उपयोगी है। बच्चे अपने आसपास अनेक प्रकार के पशु को देख करके उनके बारे में क्या करते हैं, सीखते हैं। ठीक है, अगर सरल शब्दों में, यानी कि आप देखेंगे कि पशु, आगे आप फैमिली परिवार में देखेंगे तो ये टॉपिक आपको देखने को मिलेगा। तो जो जीव अपने भोजन पानी रहने के लिए प्रकृति पर निर्भर रहते हैं उन्हें पशु कहते हैं, एनिमल कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पे बहुत सारे जानवर आप देख सकते हैं। तो डोमेस्टिक एनिमल क्या होता है, डोमेस्टिक एनिमल जो घर में पालने वाले पशु हैं वो डोमेस्टिक एनिमल कहलाएंगे। जैसे गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, ये सभी बहुत बेसिक है बट पूछा जाता है। पालतू पशुओं का क्या महत्व होता है, दूध प्राप्त होता है। ठीक है ना, जब आप घर पे पालते हैं तो क्या क्या महत्व हो सकता है, आपको मिल्क मिलता है, खेतों के कार्य में हेल्प, जैसे बैल वगैरह है तो खेतों के कार्य में किसान उसकी मदद लेते हैं। घर की सुरक्षा होती है, जैसे डॉगी वगैरह अगर आप रख रहे हैं तो घर की सुरक्षा हो रही है। आवागमन में सहायता भी मिलती है, केयर करते हैं। कई पशु हमारे अच्छे साथी भी होते हैं। तो ये सब क्या है, महत्व है किसके, पशुओं के। ठीक है, यानी डोमेस्टिक एनिमल के। अब वाइल्ड एनिमल, ऐसे वाइल्ड एनिमल वो होते हैं जो जंगलों में रहते हैं। ठीक है, अभी हमने देखा डोमेस्टिक एनिमल जो कि घरों में रहते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं क्या, जंगली जानवर, जो कि आपको पता है जंगलों में रहते हैं। जंगली पशुओं को उनके प्राकृतिक आवास में ही रहने देना बेस्ट होता है। उनको पकड़ के रखना, घर के अंदर बंद करना सही नहीं है। तो जंगली पशुओं को उनके प्राकृतिक आवास में रहना ही अच्छा है। उनका शिकार करना या उन्हें नुकसान पहुंचाना गलत है। ठीक है, तो इस तरह के बहुत बेसिक से क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलते हैं। पशुओं की देखभाल कैसे करनी चाहिए, ये आपके ईवीएस में पूछा गया है। पशुओं के प्रति हमें दया, संवेदनशीलता का व्यवहार करना चाहिए। समय पर अच्छा भोजन देना चाहिए, स्वच्छ पानी उपलब्ध कराना चाहिए, रहने का साफ स्थान देना चाहिए, बीमार होने पर उपचार करना चाहिए। किसी भी पशु के साथ क्रूर व्यवहार बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं कक्षा यानी क्लासरूम उदाहरण। यदि शिक्षक अपने बच्चों से, मतलब यदि शिक्षक बच्चे से अपने आसपास के पालतू पशुओं के बारे में जानकारी एकत्रित करने के लिए कहता है तो बच्चे अवलोकन के माध्यम से अधिक प्रभावी ढंग से क्या कर पाते हैं, सीख पाते हैं। ठीक है, शिक्षक के महत्व की अगर बात किया जाए तो एक प्रभावी शिक्षक क्या काम करता है, एक प्रभावी शिक्षक बच्चों के पशुओं के प्रति दया की भावना, यानी कि अगर आप टीचिंग करा रहे हैं तो बच्चों को पशुओं के प्रति एक उसके अंदर फीलिंग जगानी चाहिए कि हमें कभी भी चोट नहीं पहुंचानी चाहिए पशुओं को। स्थानीय उदाहरण का एग्जाम्पल देना चाहिए। ठीक है, पशुओं के महत्व को दैनिक जीवन से जोड़ करके बच्चों को समझाना चाहिए। पर्यावरण संरक्षण की भावना का विकास करना चाहिए कि हम कैसे अपने पर्यावरण को सुरक्षित कर सकते हैं। ये सब एक टीचर का कर्तव्य होता है कि बच्चे को सिखाएं।
फिर परीक्षा में क्या क्या महत्व हैं, पशुओं से संबंधित प्रश्न इन विषयों पर पूछे जाते हैं। जैसे पालतू जंगली पशु से क्वेश्चन आते हैं, पशुओं के महत्व का क्या रोल है, पशु की देखभाल कैसे करनी है, पर्यावरण संरक्षण, अनुभव आधारित शिक्षण, ये सभी क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं। ठीक है। पशु पर्यावरण का बहुत ही इम्पोर्टेंट भाग माना गया है। सभी पशुओं के साथ दयालु व्यवहार करना चाहिए। पालतू एवं जंगली पशुओं को अपना अपना महत्व माना गया है। ठीक है, ये वही सेम दिया हुआ है। तो किस तरीके से प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है, सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। शिक्षक बच्चों को अपने आसपास के पशुओं का अवलोकन करने को कहता है कि आप जाइए और अपने आसपास सभी पशु को देखिए। बच्चे में पशुओं के प्रति दया संवेदनशीलता का विकास हो रहा है। तो कौन सी लर्निंग है, अनुभव आधारित लर्निंग। ये कौन सी लर्निंग है, यानी यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहा है ना बच्चा, जब देख रहा है चीज़ों को, फील कर रहा है, उसके अंदर संवेदनशील दया की भावना आ रही है, तो इसका मतलब अनुभव आधारित अधिगम हो रहा है। ठीक है। अब वन लाइनर रिवीजन की बात किया जाए तो पशु हमने बताया बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है पर्यावरण का। पालतू पशु मनुष्यों द्वारा ही पाले जाते हैं। जंगली पशु हमेशा प्राकृतिक आवास में रहते हैं, जंगल वगैरह में। पशुओं के प्रति दया और संवेदनशील की भावना होनी चाहिए। ईवीएस में पशुओं का अध्ययन अवलोकन द्वारा अधिक प्रभावी माना गया है। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं अब हम लोग बात करते हैं प्लांट्स क्या होते हैं। पौधे हमारे पर्यावरण का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग हैं। ये पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पौधों से हमें भोजन, ऑक्सीजन, औषधियाँ तथा अनेक उपयोगी वस्तुएं प्राप्त होती हैं। अगर सरल भाषा में कहें तो हरे भरे पेड़ पौधे, घास, फूल, बेल, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, इसके बिना पृथ्वी पर जीवन बिल्कुल भी संभव नहीं माना गया है। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं प्लांट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से जल, पानी, पृथ्वी, तो प्लांट्स भी तो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, चाहे वो नीम हो, बहुत अलग अलग प्रकार के हो। तो पौधे, प्लांट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनके बिना तो जीवन संभव ही नहीं है। प्लांट्स का महत्व क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, पौधों का महत्व। पौधे हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, भोजन उपलब्ध कराते हैं, फल और सब्जियां देते हैं, औषधियाँ प्राप्त होती हैं, पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखते हैं, अनेक जीवों को आश्रय प्रदान करते हैं। ठीक है, पौधे, प्लांट्स का ये सारा काम होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पौधों के उपयोग की बात की जाए, पौधों से क्या क्या चीज़ें हो सकती है। पौधों से हमें बहुत अलग प्रकार की वस्तुएं प्राप्त हो सकती हैं, जैसे फल, सब्जी, अनाज, लकड़ी, कागज, कपास, औषधि और मसाले। ठीक है ना। ठीक है, तो पौधों का उपयोग हम लोग किस किस प्रकार से करते हैं, जैसे फल, सब्जी, अनाज और लकड़ी, कागज, कपास, औषधि, मसाले बनाने के लिए। ठीक है। और पौधों की देखभाल हमें कैसे करनी चाहिए, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। पौधों की उचित देखभाल करना हमारा कर्तव्य है। समय समय पर पानी देना चाहिए, पौधों की सुरक्षा करनी चाहिए, अनावश्यक रूप से पेड़ बिल्कुल नहीं काटने चाहिए, अधिक से अधिक पौधे लगाने चाहिए, आसपास का वातावरण स्वच्छ बनाए रखना चाहिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कक्षा यानी क्लासरूम का जो है माहौल कैसा होना चाहिए, यदि शिक्षक बच्चे से विद्यालय के बगीचे में विभिन्न पौधों का अवलोकन करवाता है तो बच्चे पौधे के बारे में प्रत्यक्ष अनुभव से सीख पाते हैं। ठीक है, हमेशा हमें बच्चों को ईवीएस जो है ना एक्टिविटी बेस ही पढ़ानी चाहिए। शिक्षक का क्या महत्व है, शिक्षक का महत्व है बच्चों को पौधों का महत्व समझाना, वृक्षारोपण के लिए प्रेरित करना, विद्यालय परिसर के पौधों का अवलोकन करना, पर्यावरण संरक्षण की भावना का विकास करना। ठीक है। परीक्षा में अगर महत्व की बात की जाए तो पौधों से संबंधित विभिन्न प्रकार के विषयों पर प्रश्न पूछे जाते हैं। पौधों का महत्व, पौधों का उपयोग क्या है, पौधों की देखभाल, संरक्षण, अवलोकन, इस तरीके से। तो ये आपका प्लांट वाला, प्लांट्स के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट जो है आपको फैक्ट याद रखने हैं। पौधे पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक होते हैं। पौधे हमें ऑक्सीजन और भोजन प्रदान करते हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए वृक्षारोपण बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है। और ये कुछ फैक्ट्स है, जैसे प्लांट है, प्लांट से हमें क्या मिलता है, प्योर एयर, लाइफ, नेचर, और इसी से हम लोग अपना जो ट्री है सेफ, हमेशा हम लोग को ट्री जो है सेव करके रखना चाहिए। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं यदि प्रश्न पूछे, यानी किस टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं। शिक्षक बच्चा को
विद्यालय के बगीचे में ले जाकर पौधे का निरीक्षण करवाता है, या बच्चे पौधे को देखकर उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो ये किस प्रकार का शिक्षण है? अवलोकन आधारित ऑब्जर्व है ना, क्योंकि टीचर जो है विद्यालय में लेके जा रहे हैं और वहाँ पर उनकी अच्छी तैयारी करवा रहे हैं, मतलब बता रहे हैं क्या है, कैसे है, किस तरीके से है, उसको टच करवा रहे हैं, जानकारी बताइए कि प्लांट नीम का है, ये बबूल का है। तो ये कौन सा ऑब्जर्व है? ये अवलोकन आधारित अधिगम है। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आज का हमारा जो पहला ही यूनिट था यहीं पर ये समाप्त होता है। ये आज का हमारा ईवीएस का पहला यूनिट था, परिवार और मित्र यानी फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो बहुत ही बेसिक था, ये बहुत बेसिक था, लेकिन आपको थोड़ी छोटी छोटी जानकारी याद रखनी है। किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं वो चीज़ें याद रखनी है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। किसी प्रकार से कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो पे। और हाँ, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप नीचे कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि यह जो है आपको टेलीग्राम पर दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।